हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर पर मैं पहले भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूं, जिसमें जो रिसेंट प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि एक आइडियल लोकेशन कौन सी हो सकती है हमारी इंडस्ट्री के लिए। वो सारे फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया था और उन फैक्टर्स जो हमें एक साथ एक जगह पर नहीं मिलते तो हम कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे देखते हैं और एक आइडियल लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं, एंड दैट इज द कॉस्ट। जहां पर हमें सबसे सस्ती चीजें मिलेंगी, कॉस्ट चीप होगा, वहीं पर जो है हम लोग अपनी इंडस्ट्री को लगाना प्रेफर करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक साथ चलती हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। ना इंडस्ट्रीज के बिना अर्बनाइजेशन हो सकता है और ना अर्बनाइजेशन के बिना इंडस्ट्रीज अपना काम बेहतर तरीके से कर सकती हैं। अब ये कैसे है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ चलते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे उनमें से एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है मार्केट। और वो मार्केट जो है कौन प्रोवाइड करता है? अर्बनाइजेशन। जो आसपास का क्राउड होता है, जो आसपास का अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया होता है, वो उसको एक मार्केट प्रोवाइड करता है। जहां पर इंडस्ट्री लगती है वहां ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आने लगेगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी, आसपास क्राउड बढ़ने लगेगा, तो बाकी सारी सर्विसेज भी लोगों को बहुत इजीली मिलने लगेंगी। लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लेबर, ये सारी चीज़ें जो है लोगों को बहुत इजीली मिलने लगेंगी। इसके अलावा जैसे जैसे आसपास लोग रहने लगेंगे तो वहाँ पर क्राउड बढ़ेगा, तो क्राउड के साथ लोगों को मेडिकल फैसिलिटी है, उसकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर इजीली मिलने लगेंगी। इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी लोगों को बहुत इजीली मिलने लगेगी। एंटरटेनमेंट में लोग जो है लोगों के लिए थिएटर्स खुलेंगे, बाकी की जो एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ हैं लोगों को वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी तो लोगों को कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी ज़रूरत होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंकिंग है, अब इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना देंगी? एक अर्बन एरिया बना देंगी, अर्बनाइजेशन को और ब्रॉड करेंगी। तो ये चीज़ें एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो हमें लेबर के अलावा हमें ज़रूरत है कुछ स्किल्ड पर्सन्स की भी, जो हमें एडवाइस दे सके, जो हमारे लिए हमें कंसल्ट कर सके, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, और जो मशीनरी सिस्टम को संभाल सके, ऐसे पर्सन्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है हमें वो पर्सन्स भी बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज जो है अर्बनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, और अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रीज़ को एक मार्केट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो भी गुड्स बन के आते हैं इंडस्ट्रीज से वो इन्हीं मार्केट्स में जो है क्या किए जाते हैं? सेल किए जाते हैं। और इंडस्ट्रीज को इन अर्बनाइजेशन एरिया से बहुत सारी लेबर मिल जाती है, स्किल्ड पर्सन भी मिलते हैं, अनस्किल्ड पर्सन भी मिलते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। और इंडस्ट्रीज की वजह से क्या रहता है कि इन लोगों को जो है बहुत सारी सर्विसेज मिलने लगती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ एक इंडस्ट्री की वजह से जो है लोगों को मिलने लगती है, क्योंकि आसपास के एरिया में क्राउड बढ़ता जाता है, जिस वजह से वहाँ सर्विसेज अपने आप डेवलप होने लगती हैं। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब जो है आप लोगों ने कुछ हब्स के बारे में सुना होगा जहां पर इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि मुंबई पुणे है, या फिर आप दिल्ली नोएडा ले लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, और ये जगह अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अपनी कंपनीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, उन सब के लिए ही जानी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, उन कंपनीज की एक यूनिट बन चुकी है, मतलब बहुत सारी कंपनी एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी हैं, तो इसलिए वो हब बन गया है इंडस्ट्रीज का। इससे मेरा समझाने से मतलब है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। मैं आपको इस टर्म को समझाना चाहती हूँ, एग्लोमरेशन इकोनॉमी ये आखिर होता क्या है।
तो जहां पर जब एक जगह पर जब इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये इकट्ठी होने के बाद एक प्रेशर ग्रुप की तरह गवर्नमेंट के ऊपर काम करती हैं। गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर एरिया पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो रही हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। आसपास के जो लोग होते हैं, जो सर्विसेज आसपास की होती हैं, उनको पूरी तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ये लोग एक लार्जर मार्केट बना देते हैं जिसका यूज़ भी फिर यही लोग करते हैं और यही हमारी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, जिसे हम लोग एग्लोमरेशन इकोनॉमी बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरिया, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, जो भी फैक्ट्रीज थी, वो नियर पोर्ट एरिया लगाई जाती थी, यानी कि सी पोर्ट जो होते थे, आसपास कोस्टल रीजन जो होते थे, वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाती थी। लाइक मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, इनके आसपास ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगती थी। इसका कोई रीज़न, कोई इंपॉर्टेंट रीज़न था कि वो लोग पहले यहीं पर इंडस्ट्रीज लगाते थे और कहीं नहीं लगाते थे? रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम पर जितने भी गुड्स बनते थे, जितना भी प्रोडक्शन होता था, वो एक्सपोर्ट के लिए होता था। वो चीज़ें इंडिया के लोगों के लिए कम बनाई जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अब इंडस्ट्रीज अगर कहीं और लगाएंगे तो वहाँ से सामान को पहले पोर्ट्स तक पहुँचाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उसे एक्सपोर्ट करोगे। तो वो लोग क्या करते थे कि हम लोग पहले ही इंडस्ट्री कहाँ लगाते थे, सी पोर्ट्स के पास, कोस्टल एरियाज में लगाते थे, ताकि इजीली एक्सपोर्ट वो लोग सामान का कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है हम लोग हिंटरलैंड्स में भी अपनी इंडस्ट्रीज को लगाते हैं। हिंटरलैंड से मतलब हम लोग अपने इंडिया में जगह जगह और भी अंदर जो रीजन है वहाँ पर भी हम लोग जो है अब इंडस्ट्रीज लगाते हैं, क्योंकि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उतना ही हम लोग यूज़ भी करते हैं। हमारे यहाँ पर चीज़ें इंपोर्ट भी होती हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा सामान उठाया और बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर दिया, चाहे हमारे लिए बचे ना बचे। अब ऐसा नहीं है, हमें अपने यूज़ के लिए भी उस सामान को रखना होता है और बाद में हम उस सामान को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम जो है अब हर तरीके की इंडिया में हर जगह जो है इंडस्ट्रीज को लगाना प्रेफर किया जाता है। और जो लोकेशन की आइडियोलॉजी है वो मैंने आपको बताई दी थी कि किस तरीके की लोकेशन को प्रेफर किया जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचते हैं एक लोकेशन को डिसाइड करने से पहले, जहां पर उन्हें कॉस्ट अच्छा मिलेगा, जहां पर उन्हें चीप कॉस्ट मिलेगा, प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे, वहां पर ही वो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाना प्रेफर करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। इंडस्ट्रीज जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस लेके आती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस लेके आती है, उसके बाद आसपास क्राउड इकट्ठा होता है, क्राउड इकट्ठा होता है तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी डेवलप होने लगती है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज आने लगती हैं, कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज आने लगती हैं, लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये सारी सर्विसेज जो है आसपास आने लगती हैं, लोगों की एंटरटेनमेंट फैसिलिटी बढ़ने लगती है, तो लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है। जब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है तो वहाँ पर लोग और ज़्यादा पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है एक मार्केट क्रिएट होगा, लार्जर मार्केट क्रिएट होगा, जो किसके काम आएगा, इंडस्ट्रीज के काम आएगा। तो दोनों जो है एक दूसरे को कुछ ना कुछ देती हैं और दोनों जो है साथ साथ चलती हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब मेरे पास आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के फाइनल एग्जाम से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अनअकैडमी आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर आया है अनअकैडमी इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज। आप लोग के टर्म 1 के टाइम पर भी इमर्ज आया था, जिससे आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए थे आपके टर्म 1 के अकॉर्डिंग, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ था। उसी तरीके से टर्म 2 के लिए भी यहाँ पर आप लोग के लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 5 मार्च से। आप लोग जो है इस टेस्ट को, मॉक टेस्ट को जल्दी से जाकर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको खुद को फ्री एनरोल करना है और इन मॉक टेस्ट को देना है। ये लाइव टेस्ट सीरीज रहने वाली है, जो बहुत ही अच्छी लाइव टेस्ट सीरीज है। सीबीएसई का जो पैटर्न है उस पर बेस्ड है। आपका सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है तो उसी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी प्रेपरेशन लेवल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। प्रेपरेशन में आपको करने में मज़ा आएगा। आपका ये जो टेस्ट है ये सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के लर्नर्स के लिए है।
ये मॉक टेस्ट कल से स्टार्ट हुए हैं आपके। सैटरडे को आपको साइंस का मॉक टेस्ट आपका हो चुका है। आज संडे है तो आप लोग का आज मैथ्स का मॉक टेस्ट है, बेसिक और स्टैंडर्ड। शाम को 5 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं, तो डोंट वेस्ट द टाइम, जल्दी से जाइए, खुद को फ्री एनरोल कीजिए। एंड कल मंडे को आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट मिलेगा। अब आप मॉक टेस्ट तो दे देंगे, लेकिन इसके रिजल्ट का क्या, कैसे पता चलेगा आपको कि आपने जो लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को वो चीज़ भी बहुत इजीली मिलने वाली है। यहाँ पर जो है आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी। हर एक लर्नर जो इस मॉक टेस्ट को देगा उसको उसकी डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी कि उसने किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, कितने आंसर्स उसने लिखे हैं, किस तरीके से आंसर राइटिंग की है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बताई जाएंगी। फाइनल एग्जाम्स की फ्री लाइव टेस्ट सीरीज है, जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ एनरोल करना है खुद को जाकर। एक टेस्ट अगर आपका मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, जल्दी से अभी जाइए, फटाफट खुद को फ्री एनरोल कीजिए और जो आपका शाम का टेस्ट है उसको दीजिए, और कल इंग्लिश का मॉक टेस्ट है आप उसको दीजिए। लेकिन इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करिए, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होगा, क्लास डिस्कशन होगा आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। आपका मॉक टेस्ट हो गया, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्लास होगी वहां पर आपकी क्लास में डिस्कस किया जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर था उसको पूरा एनालाइज किया जाएगा, उसके आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लास में बैठ के बताई जाएंगी। तो एक टेस्ट, इतने सारे फायदे तो आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए और खुद को फ्री एनरोल कीजिए। आप जो है मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, दैट इज भारती G10। ये कोड आप यूज करोगे तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप जो है खुद को एनरोल कर पाओगे। तो जल्दी से जाइए, टेस्ट के लिए फ्री एनरोल कीजिए और इस टेस्ट के सारे बेनिफिट्स का मजा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।